ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आस्था जैन है और मैं फिजियोथेरेपी की छात्रा हूँ। कोरोना वायरस की महामारी के चलते हम सबको अपने घर पर रह के काम करना पड़ रहा है। लंबे समय तक बैठे रहने से न केवल हमारा शरीर कमज़ोर होता है पर हमारा मन भी बेचैन हो जाता है। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए काम के बीच बीच में से उठें, योगा करें, खूब सारा पानी पिएं और अच्छे से पौष्टिक खाना खाएं। योगा हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। आज मैं आपको कुछ योगासन बताना चाहती हूँ जो आप अपने काम के बीच में भी कर सकते हैं। पहली योग क्रिया है उत्तानासन। इस योग क्रिया को करने से हमारे पैरों में होने वाली सनसनाहट और दर्द की शिकायत दूर होती है। इसके अभ्यास से पाचन क्रिया ठीक रहती है। दूसरी योग क्रिया है अधोमुख श्वसनासन। इस क्रिया को करने से हमारे पेट की निचली मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और तो और ये हमारे हाथों और पैरों को भी मजबूत करती है। इस क्रिया के अभ्यास से हमारा रक्त संचार भी बढ़ता है। तीसरी योग क्रिया है वृक्षासन। इस क्रिया को करने से पैरों में मजबूती प्रदान होती है एवं ये संतुलन बनाने में सहायक है। यह आसन मस्तिष्क में स्थिरता और संतुलन लाता है। चौथा आसन है गरुड़ासन। यह आसन करने से कमर, कंधे और पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव आता है। शरीर का संतुलन बरकरार रहता है। कमर और पैरों को ज़्यादा लचीला बनाता है। यदि आपको घुटने, टखने या कोहनी की चोट है तो ये आसन करने से बचें। पांचवा आसन है नटराज आसन। यह आसन संतुलन को सुधारने में मदद करता है। यह आसन वज़न को कम करने में भी मददगार है। यह शरीर को लचीला बनाता है और तो और यह तनाव को कम करने में भी मदद करता है। अगला आसन है वीरभद्रासन। यह आसन संचारी तंत्र को बेहतर बनाता है। यह आसन में घुटने, टखने, कंधे, कोहनी, गर्दन और पूरी रीढ़ को मोड़ा जाता है। इन अंगों की पूरी मांसपेशियां भी मजबूत होती है। वीरभद्रासन को करने का एक और तरीका होता है। यह योगासन न केवल आपको भौतिक रूप से लाभदायक है बल्कि यह आपके दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। आसन आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जिससे किसी भी बात को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। यह आपके मन को शांत रखता है और तनाव को दूर करने में मदद भी करता है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी वाचे संत जन, केवल शांति आधार। गोस्वामी तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी में अहंकार के दुष्परिणामों पर विचार करते हुए यह लिखा। हम जानते हैं हमारे नैतिक साहित्य में, हमारे मूल्य चिंतन में अहंकार के दुष्परिणामों का जिक्र या चर्चा की गई है। स्वयं को दूसरों से बहुत अधिक योग्य मानना, समर्थ या श्रेष्ठ समझने का भ्रम पालना, यही अहंकार है। कबीर कहते हैं, मैं करता, मैं भया, मुझ में रही न मैं। यह जो मैं है यह वास्तव में घातक है। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। मनुष्य की जो जात है वो पानी के बुलबुले जैसी है। इसलिए यह अहंकार नहीं पालना चाहिए कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही समर्थ हूँ या मैं ही सब कुछ करता हूँ। दरअसल करने वाली शक्ति कोई और है, करवाने वाली शक्ति भी कुछ और है। हम तो केवल उस शक्ति के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। द्वैत भाव, अद्वैत भाव की अस्वीकार्यता, यही अहंकार है। जब हम उस शक्ति को भूल जाते हैं, जब हम उस ईश्वरीय रूप को विस्मृत कर देते हैं
और अपने को ही सब कुछ मानने लगते हैं तो अहंकार उसी रूप में हमारे समक्ष आ जाता है। इसलिए मैं और मेरा का भाव ही अहंकार का द्योतक है और संसार में सुख और शांति के लिए अहंकार के परित्याग की अपेक्षा और आवश्यकता सदा सर्वदा दोहराई जाती रही है। मैत्री भाव से, आत्मीयता से मिलजुल कर और निरअहंकार रूप में जब हम अपने को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हमारा सम्मान होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति अपमानित होता है। महर्षि योग वशिष्ठ निर्माण प्रकरण के उत्तरार्ध में यही कहा भी गया कि हमें अपने अहंकार का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि चेतन बुद्धि का नाशक तत्व अहंकार ही है। अहंकारी मनुष्य की चेतना बंधी हुई उन नालियों की तरह जो रुक गए पानी को सड़ने के लिए बाध्य कर देती हैं। गांधी जी ने भी अहंकार का विरोध करते हुए परित्याग करने की प्रेरणा दी है। अहंकार उरणता का जनक है, इसलिए हमें उपकार मानना चाहिए, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे हमारे परिवार में हमसे बड़े बुजुर्ग हों। उनके दिखाए हुए मार्ग का हमें उपकार मानना चाहिए। कह सकते हैं कि अहंकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को अर्श से फर्श तक लाकर डाल देता है। इसलिए श्रेष्ठता इसी बात में है कि हम अपने चरित्र में सद्भाव को महत्व दें और अहंकार का परित्याग करें, क्योंकि कहा गया है कि जलती लकड़ी देखकर मन में आया विचार, तन की होनी यही गति, फिर कैसा अहंकार। श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क्य ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। समुझी परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ
कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नर कनिकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुटि धन धर्म धाम के। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम मोह कलि मल कर गन के हरि सावत जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, आमद घन दारिद दवारी के। मन
सेवत सुलभ सुखद हरि से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से। राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में अभी तक कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,48,190 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 10,994 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 56.4% है और धीरे धीरे ये दर बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,87,223 लोगों की जांच की गई है। हालांकि भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन देश में प्रति लाख आबादी संक्रमण के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। रोग की पुष्टि वाले और ठीक हो चुके मरीजों की संख्या का अंतर भी बढ़ रहा है। दिल्ली में रोग के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी में अब रोज 18,000 लोगों की जांच की जा सकती है। आज रूस, भारत और चीन की मंत्री स्तरीय ऑनलाइन बैठक में भारत द्वारा गलवान घाटी मुद्दे पर मजबूती से अपना पक्ष रखे जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे भारत रूस रक्षा संबंधों पर वार्ता कर सकते हैं। रूस भारत को सर्वाधिक रक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने वाला देश रहा है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। आज भारतीय राज्य ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि महामारी की वजह से इस आयोजन की भव्यता पहले जैसी नहीं है। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने वार्षिक रथ यात्रा की अनुमति दी थी, लेकिन भक्तों को इस यात्रा के जुलूस में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। रथ खींचने के लिए केवल पुरी मंदिर के आधिकारिक कार्यकर्ता और पुजारियों को ही अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने और स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए कहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से सऊदी अरब सालाना हज में नागरिकों की सीमित संख्या को ही अनुमति देगा। 28 जुलाई से शुरू होने वाले हज में इस साल अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन और हूथी बलों द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने के कुछ घंटों बाद ही यमन के दक्षिणी अभियान क्षेत्र में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव। घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दावे को खारिज किया। आलेख डॉक्टर रूपा नारायण दास का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा में 15 जून को भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने वाले 20 भारतीय सैनिकों तथा अधिकारियों की नृशंस हत्या के बाद चीन लद्दाख में गलवान घाटी पर अपने झूठे दावे को लेकर बेतरतीब ढंग की बातें कर रहा है। गलवान घाटी पर निसंदेह भारत का संप्रभु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है, जबकि पेइचिंग स्वयं की पूर्व की स्थिति के उलट छल और कपट से परिपूर्ण एक कृत्य कर रहा है। चीन के निराधार दावे का भारत सरकार ने दृढ़ता से खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में गलवान घाटी पर भारत की सुव्यवस्थित ऐतिहासिक स्थिति को दोहराया है। नई दिल्ली ने बल देते हुए कहा है कि LAC के मामले में चीनी पक्ष की अतिशयोक्तिपूर्ण और असमर्थनीय दावेदारी की कोशिशें अब अस्वीकार्य हैं। ये प्रयास चीन की खुद की स्थिति के अनुरूप नहीं है। भारत न केवल इस क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण रखता है, बल्कि इसका नाम भी यही बताता है। ब्रिटिश भारत के समय के दौरान गुलाम रसूल गलवान नामक एक स्थानीय निवासी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था।
इतने सशक्त प्रमाण और साक्ष्यों के बावजूद पेइचिंग ने इस क्षेत्र पर अपने अधिकार का अनावश्यक संदर्भ दिया है। लेकिन चीन के प्रयास इतिहास के साक्ष्य तथा प्रमाण, भूगोल और प्रचंड आक्रामकता के जरिए वैधता को नहीं मिटा सकते हैं। इस वास्तविकता की घोर उपेक्षा करते हुए 16 जून को पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने समूची गलवान घाटी पर चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का दावा करते हुए एक वक्तव्य जारी किया। इसके तुरंत बाद 17 जून को चीनी विदेश मंत्रालय के वक्ता ने यही बयान दिया। ये ठेठ चीनी मोडस विवेंडी है, अर्थात गैर मुद्दे को एक मुद्दा बनाना और फिर आवश्यकता के बाहर जाकर सदाचार का दिखावा करना है। ये चीन के दोहरे रवैये की पृष्ठभूमि के उलट था, जिसे लेकर भारत ने आगे कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष पर ढांचों का निर्माण करने से भारतीय सैनिकों द्वारा रोके जाने के बाद चीनी सैनिकों की हिंसक कार्रवाई का परिणाम 15 जून का झगड़ा था, जो समय समय पर दोनों पक्षों द्वारा विश्वासवर्धक उपायों सीबीएम पर बनी सहमति का एक उल्लंघन है। भारत ने इसका भी उल्लेख किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर परस्पर अदला बदली और डी एस्केलेशन की एक प्रक्रिया पर 6 जून को दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों में सहमति बनी थी। नई दिल्ली का मानना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने तथा एलएसी को मानने और यथास्थिति को बदलने के लिए किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करने पर सहमत हुए थे। बहरहाल गलवान घाटी क्षेत्र में एलएसी के मामले में ये समझ लेकर चीनी पक्ष ने प्रस्थान किया और एलएसी के पार ढांचों का निर्माण करने की कोशिश की। जब ये प्रयास विफल रहा तब 15 जून को चीनी सैनिकों ने हिंसक कार्रवाई की, जिस कारण कई सैनिक हताहत हुए। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारतीय सैनिक गलवान घाटी समेत सभी क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखण का बारीकी से पालन करते हैं और भारतीय पक्ष ने एलएसी के पार कभी भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। भारतीय सैनिक लंबे समय से बिना किसी घटना के गलवान घाटी में पेट्रोलिंग करते रहे हैं। नई दिल्ली ने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि सीमा क्षेत्रों में शांति और प्रशांति को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति का चीनी पक्ष ईमानदारी से पालन करेगा, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए अति आवश्यक है। भारत चीन सीमा पर चीनी आक्रामकता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की निंदा हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सीमा पर हुई झड़प के लिए पूरी तरह से चीन को दोषी ठहराया है और पेइचिंग को बदमाश कहा है। एम्स्टर्डम आधारित एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक दक्षिण एशियाई अध्ययन यूरोपीय फाउंडेशन EFSAS ने एक वक्तव्य में कहा कि ये जानबूझकर किया गया पूर्व नियोजित और एक बर्बर हमला था और इसने दोनों पक्षों द्वारा दशकों पहले संबंधों के प्रोटोकॉल पर बनी सहमति का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है और इस कारण लगभग आधी सदी में LAC पर पहला घातक हमला हुआ। EFSAS ने आगे कहा कि चीन की बढ़ती आक्रामकता की पृष्ठभूमि में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ, चाहे ये दक्षिण चीन सागर में हो, ताइवान या हांगकांग में हो। चीन समूचे क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहा है।